भाग 3 पढ़ा रहे हैं ना। भाग 3 पढ़ाने से पहले आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, पूरा रिवीजन किया जाए। बताइए भाग 1 में क्या है? संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मूल या मौलिक अधिकार। बताइए भाग 1 किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 1 से लेकर 4। नागरिकता किस आर्टिकल से? 5 से 11। और मौलिक अधिकार 12 से 35। बताइए नागरिकता किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से, मतलब यूके कह सकते हैं। मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका, यूएसए से। बताइए आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 1 में बोला गया भारत राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल 2 विदेशी राज्यों को भारत में मिलाना। आर्टिकल नंबर 3 नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन। आर्टिकल नंबर 4 अनुच्छेद 2 और 3 का प्रावधान। 5 में क्या है? प्रारंभ में नागरिकता। 6 में क्या है? पाकिस्तान से आने वालों की नागरिकता। 7 में क्या है? भारत से पाकिस्तान जाकर के पुनः वापस आने वालों की नागरिकता। 8 में क्या है? विदेश में रहने वालों की नागरिकता। 9 में क्या है? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। 10 में क्या है? नागरिकता का बने रहना। 11 में क्या है? नागरिकता संबंधी कानून संसद का गृह मंत्रालय बनाएगा। 12 में क्या है? परिभाषा। 13 में 3 बातें बताए थे हम आपको, अल्पीकरण, जुडिशियल रिव्यू और कानून की परिभाषा। यहाँ तक पढ़ा दिया ना, और पढ़ाना है आगे से। फिलहाल जो बातें हुई हैं उसको थोड़ा रिवीजन कर देते हैं। मूल अधिकार आपको पढ़ाया जा रहा है, मूल अधिकार। और मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में, किस में है? भाग 3 में। मूल या मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में है। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में। और मूल अधिकार का प्रावधान किस देश से है? अमेरिका से, यूएसए से, अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार के बारे में मैंने आपको काफी कुछ बताया है। मूल अधिकारों को कहा जाता है नैसर्गिक। क्या कहा जाता है? नैसर्गिक। मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? न्यायपालिका को। रक्षक कहा जाता है न्यायपालिका को। और न्यायपालिका में भी कौन कौन सा कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार की रक्षा किस आर्टिकल के तहत करती है? आर्टिकल 32। हाई कोर्ट आर्टिकल 226। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कुछ संशोधन, या इसमें हम कह सकते हैं कि प्रतिबंध लगाना। एक है प्रतिबंध लगाना, और एक क्या कहते हैं उसको? प्रतिबंध नहीं, निलंबित करना। इंग्लिश में कहते हैं सस्पेंड करना। और दूसरा है प्रतिबंध लगाना। प्रतिबंध लगाना। बताइए निलंबित करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। किस स्थिति में मूल अधिकारों को निलंबित किया जाता है? आपात की स्थिति में। लेकिन ऐसे 2 आर्टिकल हैं जिसे राष्ट्रपति छू नहीं सकते, आर्टिकल 20 और 21। और प्रतिबंध कौन लगाता है? संसद भवन लगाती है। तो किस चीज को ध्यान में रखते हुए? राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध लगाया जाता है। ऐसा कौन सा मूल अधिकार था जिस पर संसद भवन ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, मतलब उसे समाप्त कर दिया? संपत्ति का अधिकार। तो 2 संशोधन हुआ। संशोधन कितना हुआ है? 44-86। एक है 44वां संविधान संशोधन, कब का? 78। 44वां संविधान संशोधन 1978। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002। बताओ 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा किसे हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। किस में था? आर्टिकल 31 में था, और उसे हटा के रख दिया गया 300 के का में। पहले वो एक मूल अधिकार था, अब क्या हो गया है? कानूनी अधिकार। ठीक है।
और 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा क्या किया गया? शिक्षा का मूल अधिकार, राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया। और किस आर्टिकल में? 21 के काम में। ठीक है, इतना पढ़ा दिया ना आप लोगों को। इसके बाद आर्टिकल 13 भी हम आपको बताए तो है नैसर्गिक। ओके चलिए ठीक बता देते हैं। नैसर्गिक का मतलब है जिस तरीके से जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, उसी तरीके से जीवन एक बेहतर जीवन जीने के लिए मूल अधिकार जरूरी है। तो जो बहुत जरूरी होता है उसे नैसर्गिक कहते हैं। तो मूल अधिकार हमारे लिए जरूरी है कि नहीं भाई? मूल अधिकार ना होता तो क्या आप यहाँ पर बैठ पाते? एक जगह इकट्ठा ही नहीं हो पाते, बोल ही नहीं सकते थे, इसलिए इसे नैसर्गिक कहा गया है। फर्स्ट क्लास देखे होते तो आपको, मतलब पहला क्लास देखे होते तो आपको फिर समझ में आ गया। इसको इरेज कर देना, इसको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसको रिवीजन किया गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम पढ़ तो रहे हैं। देखिए अनुच्छेद 12, बताइए अनुच्छेद 12 में क्या बोला गया है? अनुच्छेद 12 में परिभाषा बताया गया है, परिभाषा। अनुच्छेद 13 में क्या बताया गया है? 3 बातें। अच्छा आर्टिकल लिखते हैं, ज्यादा आर्टिकल 13 में क्या लिखाया गया है? अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब है कि अगर आपके मूल अधिकार की वजह से किसी के मूल अधिकार का हनन होता है तो आपका मूल अधिकार अल्प कर दिया जाएगा। इसके बाद मैंने आपको जुडिशियल रिव्यू बताया था। जुडिशियल रिव्यू मतलब अगर संसद भवन के द्वारा कोई गलत कानून बना दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करती है और उसे समाप्त करती है। एग्जाम्पल के तौर पर एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, जिसमें न्यायाधीशों के पास, मतलब न्यायाधीश जो बनने वाले थे अब सांसद लोग बनने वाले थे, वहां से जाते, इसीलिए उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और किस आर्टिकल के तहत उसका रिव्यू किया गया? आर्टिकल 13 के तहत। ठीक है, तो अल्पीकरण, जुडिशियल रिव्यू और इसी में कानून की परिभाषा भी बताई गई। तो आर्टिकल 13 में स्पेशली जो पूछा जाता है वो है अल्पीकरण। आर्टिकल 13 में क्या है? अल्पीकरण मतलब अगर आपके मूल अधिकार की वजह से किसी के दूसरे मूल अधिकार का हनन होता है तो वहीं पर आपका मूल अधिकार अल्प कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपके पास बोलने की आज़ादी है तो क्या करोगे? आप किसी को गाली दोगे? कहोगे हमारे पास तो बोलने की आज़ादी है। तो आर्टिकल 13 भी कहता है कि अगर आपके पास आज़ादी है तो ये रोका भी जा सकता है। अगर आपके मूल अधिकार की वजह से किसी के दूसरे मूल अधिकार का हनन होगा तो आपका मूल अधिकार साठ नहीं कर दिया जाएगा? कर दिया जाएगा। इसी को कहा गया अल्पीकरण। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है आपका आर्टिकल 14 और आर्टिकल 14 से ही मूल अधिकार शुरू होता है। तो आर्टिकल 14 में क्या है? ध्यान से सुनिए। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि कानून की नज़र में सब लोग कैसे हैं? एकदम समान है। कानून की नज़र में सब लोग समान है और इसे टेक्निकल भाषा में बोला जाता है विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब समझते हैं? कानून। विधि का विधान सुने होंगे ना, विधि का मतलब होता है कानून। तो इसका मतलब यह है कि कानून की नज़रों में जितने लोग हैं सब लोग कैसे हैं? समान हैं। चाहे एक प्राइवेट नौकरी कर रहा है आदमी, चाहे बहुत बड़ी सरकारी नौकरी कर रहा है, अगर वो न्यायपालिका में जाता है, कानून मतलब अगर न्यायपालिका में जाता है तो उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। चाहे कोई बहुत बड़ा आदमी हो उसे भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा, चाहे सामान्य सा आदमी हो उसे भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा। मतलब कानून की नज़र में कैसे हैं सब लोग? एकदम समान है। समझ गए ना? यहाँ तक अगर पुलिस वाले भी करते हैं कुछ ना तो उन्हें भी कटघरे में बुला लिया जाता है। हाँ, यह है कि पुलिस जाने से पहले टोपी वोपी अपना निकाल लेते हैं, वही सम्मान करना रहता है ना उसका। तो बिल्कुल, तो उस चीज़ का सम्मान करने के लिए निकाल लेते हैं, बाकी उन्हें बुला लिया जाता है। तो आर्टिकल 14 में क्या है? आर्टिकल 14 में बोला है कि कानून की नज़र में सब लोग कैसे हैं? समान है। कानून की नज़र में सब समान है। कानून की नज़र में सब कैसे हैं? सब समान है, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, आर्टिकल 14 कहता है। ठीक, अब टेक्निकल भाषा में इसे कहा गया है विधि के समक्ष समानता। क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब कानून, समक्ष मतलब होता है सामने। कहते हैं ना मेरे समक्ष बैठो, समक्ष का मतलब क्या होता है? सामने। तो कानून की नज़रों में सब लोग कैसे हैं? समान है। इसमें 2 पार्ट बताए गए। आर्टिकल 14 में 2 पार्ट है। पहली बात तो बोला गया कि कानून की नज़र में सब लोग समान है। अब अमेरिका वाले दिमाग ले, ये ब्रिटेन वालों का विचारधारा है। ये किसका है? ब्रिटेन वालों की विचारधारा है कि कानून की नज़र में सब लोग समान होना चाहिए। और वैसे भी कानून की नज़र में सब लोग समान होना चाहिए। भाई अगर कोई बड़ा आदमी आ गया तब आप उसको ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, कोई कमज़ोर आदमी आ रहा है उसको वैल्यू ही नहीं दे रहे, ये कैसा कानून है ना? तो कानून की नज़र में कैसा होना चाहिए? सभी लोगों को समान होना चाहिए। और आर्टिकल 14 का फर्स्ट यही बात कहता है कि कानून की नज़र में क्या है? सब लोग समान है।
आर्टिकल 14 का जो सेकंड पेज है ये कहता है कि ऐसा नहीं, कानून की नज़र में सब लोग समान नहीं है। कानून की नज़र में कुछ लोग छोटे मोटे भी हो सकते हैं। अब कैसे होंगे इसको हम आपको बताते हैं। आर्टिकल 14 के सेकंड फेज में बोला गया, देखो इसके लिए आपको एक कहानी समझनी है। जैसे ब्रिटेन वाले अपना खूब दिमाग लगाए, कहे कि कानून की नज़र में सब लोग समान होंगे। अब अमेरिका बेचारा कहा कि ये क्या हो रहा है, ये लोग ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, इनसे भी बढ़िया कोई चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। तो अमेरिका वालों ने कहा अच्छा ठीक है, एक मामला उन्होंने उत्पन्न किया। एक छोटा बच्चा था, ठीक है, और एक बहुत बड़ा आदमी था। दोनों चोर थे। क्या थे? ये भी चोर, ये भी चोर। ये बड़ा चोर है और ये छोटा चोर, ठीक है, दोनों के दोनों चोर हैं। अब देखो इन दोनों ने चोरी किया, और चोरी किया तो इस मामले को कोर्ट में ले जाया गया। और जब कोर्ट में ले जाया गया तो जज साहब ने जो भी फैसला दिया, मान लीजिए फैसला ये दिया कि इस चोर को कम से कम 20 कोड़े मारे जाए। कितने कोड़े? 20 कोड़े। और 20 कोड़े वैसे मारे जाए जैसे RRR मूवी में वो अपने दोस्त को मारा था। देखिए RRR मूवी देखे होंगे, उसमें एकदम ऐसे बना हुआ था, एक बार मारता था, खींचता था, ऐसा वो फटता हुआ निकल आता था। कहा गया कि 20 कोड़े मारे जाए। भाई ये तो पेशावर चोर था। कहा ठीक है जज साहब 20 का है मरवा रहे हैं, 25 मरवा दीजिए, अभी गर्म ही नहीं होंगे इतने में, 25 मारिए। तो इसको मारा गया, ठीक है। अब बताओ इस छोटे बच्चे को अगर 20 कोड़ा मार दिया जाएगा तो क्या होगा? ये तो बेचारा मर जाएगा। अब कानून जाति कर दिया कि नहीं? भाई सोच समझ के सजा देना चाहिए। ये बड़वार चोर है इसको ज्यादा सजा दो, ये छोटा मोटा चोर है इसको कम सजा देना चाहिए। लेकिन कानून ने कहा नहीं, चोर तो चोर, कानून की नज़र में सब समान है, तो इस हिसाब से समान काम करना चाहिए। लेकिन समानता करने के चक्कर में असमानता हो गई कि नहीं? तो यहाँ से एक नई विचारधारा आई कि कानून की नज़र में जब सब समान हो जाएंगे तब भी कानून समान नहीं हो पाएगा। भाई जब सब समान हो जाएंगे, कोई बड़ा छोटा है, मान लीजिए उसको कुछ स्पेशल सुविधा देनी है तो कहोगे नहीं सब समान है, किसी को कुछ नहीं स्पेशल दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक नई विचारधारा जन्म लेती है और उसे आर्टिकल 14 के सेकंड फेज में जोड़ दिया जाता है, जिसे कहा गया है कि विधि के समान संरक्षण। यहाँ पर संरक्षण की बात की गई। इसके फेज नंबर 2 में क्या बोला गया है कि संरक्षण दिया जाएगा। संरक्षण किसे दिया जा सकता है? जो लोग कमजोर हैं, लाचार हैं, गरीब हैं, इनको संरक्षण दिया जा सकता है। और संरक्षण दिया जाता है भाई, जैसे अगर गरीब आदमी को ऊपर उठाना है तो उसको कुछ स्पेशल दो, उसको कुछ छूट दो, तभी तो आगे बढ़ेगा। अब कहोगे नहीं सबको एक जांच में डाल के पीसेंगे, बड़ा वाला हो छोटा वाला हो, तो छोटा वाला तो पहले पिसा जाएगा, बड़ा वाला थोड़ा थोड़ा टूटेगा, गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? तो आर्टिकल 14 में 2 पेज है कि कानून की नज़र में सब लोग समान हैं। ये लिया गया है यूके से। अमेरिका वालों ने दिमाग लगाया तो उन्होंने वो मामला बनाया, तो कहा ठीक है। तो अमेरिका वालों ने दिया कि कानून के समान संरक्षण भी देना चाहिए। कानून को क्या देना चाहिए? संरक्षण। और इस बात को लिया गया है यूएसए से। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, मतलब अमेरिका से लिया गया है। समझ गए कि नहीं? लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, भले ही आर्टिकल 14 कहता है कि कानून की नज़र में सब लोग समान हैं, लेकिन 2 लोग कानून की नज़र में समान नहीं। कौन कौन समान नहीं है? राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल। राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये 2 लोग कानून की नज़र में समान नहीं। क्यों नहीं समान है भाई? क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास एक स्पेशल आर्टिकल होता है। इनके पास आर्टिकल 72 होता है, इनके पास आर्टिकल 161 होता है। इनको एक पावर दी गई है कि अगर कोई भी सजा किसी को दी गई है तो ये उस सजा को माफ कर सकते हैं। मान लीजिए न्यायपालिका ने आपको सजा दे दी, मौत की सजा, फांसी की सजा दे दी गई, तो राष्ट्रपति महोदय अगर चाहे ना तो आपकी फांसी की सजा को रोक सकते हैं। राज्यपाल के पास भी पावर होती है, लेकिन ये मौत की सजा नहीं रोक सकते। सजा को कम कर सकते हैं, आप पोस्टपोन कर सकते हैं, बाकी ये मौत की सजा नहीं रोक सकते। लेकिन सजा माफ करने की शक्ति तो है इनके पास। अब सोचो, मान लो राष्ट्रपति और राज्यपाल जाते हैं और इनको ही न्यायपालिका ने सजा दे दिया कि जाओ तुमको धारा 302 के तहत सजा है मौत। राष्ट्रपति कहेगा कोई बात नहीं, हमारे पास आर्टिकल 72 है, और आर्टिकल 72 का प्रयोग करते हुए कहेगा कि हम अपनी सारी सजाओं को माफ करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज कहेंगे यार गजब बेइज्जती करके चला गया। राज्यपाल के ऊपर मान लो कोई जुर्माना लगाएगा, राज्यपाल सीधा लिख देंगे भाई राज्यपाल को कोई जुर्माना लगा दिया, मान लो या उन्हें 20 साल की जेल दे दी गई, तो राज्यपाल भी कहेंगे हम अपनी सारी सजाएं माफ करते हैं। ये तो कोर्ट की बेइज्जती करा देंगे, इसीलिए इनको पहले से आरक्षण दे दिया गया। कहा गया कि ये लोग कानून की नज़र में समान नहीं है। समझ गए ना? ये क्या है? विवाद, अपवाद।
कंडीशन रहे इनका, ठीक है, पद से हटावा दिया। हाँ बिल्कुल, आगे जब पढ़ाएंगे तो जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा तभी उसको दिया जा सकता है। भाई पद से हटा देंगे तब तो राष्ट्रपति थोड़ी ना रह जाएगा, और हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया होगी, इनको हटाया जाएगा, इनको तो राष्ट्रपति को नहीं हटा सकते हैं। समझ गए ना। आर्टिकल 14 में क्या है? आर्टिकल 14 में आपको याद रखना है कि कानून की नज़र में सब लोग कैसे हैं? समान हैं। कानून की नज़र में सब लोग समान हैं, और इसमें दो फेज है कि विधि के समक्ष समानता, इसे लिया गया है यूके से, और विधि के समान संरक्षण, इसे लिया गया है यूएसए से। लेकिन कौन कानून की नज़र में समान नहीं है? राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति क्यों नहीं है? क्योंकि राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान शक्ति होती है, किसी भी प्रकार की सजा माफ कर सकता है। राज्यपाल के पास भी क्षमादान शक्ति होती है, ये भी सजा माफ कर सकता है। तो इन दोनों को क्या रखा गया? आउट ऑफ सिलेबस रखा गया। कहा गया जाओ आप लोग चिल मारो, हटाना होगा तो और तरीका ढूंढा जाएगा। समझ गया ना? जल्दी से नोट करो उसको, प्लीज लिखा करो। बेटा हो गया, उनका सबसे अच्छा लेक्चर है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं भाई आर्टिकल नंबर 15। तो आर्टिकल नंबर 15 में आपको याद रखना है कि कोई भी सरकार है, पुलिस है, कोई जनता है, कोई भी सरकारी बॉडी, मतलब पुलिस, जनता, कोई भी सरकार 5 चीजों के आधार पर व्यक्तियों से भेदभाव नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती है? भेदभाव नहीं कर सकती। तो आर्टिकल 15 में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, इन 5 चीजों के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कोई भी। ठीक है, किन चीजों के आधार पर? धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, इन 5 चीजों के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं और कहें कि हम केवल इसी धर्म वाले लोगों को पढ़ाएंगे और किसी को नहीं पढ़ाएंगे, ये तो भेदभाव हुआ कि नहीं? तो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। या मान लीजिए हम जिस जाति के हों, हम कहें कि हम अपनी ही जाति के लोगों को पढ़ाएंगे और कोई जाति वाला नहीं पढ़ेगा, इन्हीं जाति के लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, ये तो भेदभाव हुआ। तो जात के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लिंग का मतलब लड़का लड़की के हिसाब से, लड़का लड़की के हिसाब से भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। देखो पुराने समय में बहुत भेदभाव, लड़की है क्या करेगी, बस यही करना। आप देखो लड़कियां कितना, लड़की तो राष्ट्रपति बन गई, द्रौपदी मुर्मू, और बताओ सबसे उच्च पद पर। अगर संविधान आप पढ़ेंगे पूरा और जब खत्म करने लगेंगे ना, उसमें हाईरार्की पढ़ाया जाता है। हाईरार्की का मतलब है कि सबसे उच्च शिखर पर कौन है, तो सबसे उच्च शिखर पर राष्ट्रपति आते हैं। तो सोचो लड़की जो है राष्ट्रपति, महिला एक, तो लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, समान नजरों से देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद वंश। वंश का मतलब है मान लीजिए किसी के वंश ने कुछ गलती किया था तो उसके वंश की सजा उसको नहीं दी जाएगी, तो वंश के हिसाब से भी भेदभाव नहीं कर सकते। और जन्म स्थान का मतलब क्या है? जन्म स्थान का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ है, कोई बिहार में पैदा हुआ है। अब बिहार में पैदा हुआ तो बिहारी बोलेगा, तो बिहारी बोलता है। कोई मान लो छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ तो बचपन से डुप्लीकेट बंदूक लेकर के टहलता है, उसको नक्सलवादी उक्सलवादी कहना शुरू कर दिए। तो जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते, किसी भी आधार। अब चले जाइए सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, वो लोग जिससे थोड़ा मतलब आंखें के देखो घुसी घुसी रहती हैं, वो लोग अजीब से लगते हैं, तो क्या हम उनके साथ भेदभाव करेंगे कि तुम यहाँ के हो? नहीं कर सकते। तो इन 5 चीज़ों के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 15 में आपको याद रखना है कि कोई भी सरकार, कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति इन 5 चीज़ों के आधार पर, धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, इसको याद कर लेना है। क्या क्या है? धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, इन 5 के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। और याद करने का तरीका देखिए, यहाँ पर 5 आपको दिख रहा है ना, आर्टिकल 15 में 5 दिख रहा है ना। तो जब भी आर्टिकल 15 पढ़ें तो बस इतना सोच लें कि 15 में बोला गया है कि 5 चीज़ों के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। समझ गया कि नहीं? आर्टिकल 15 में क्या बोला गया है? 5 चीज़ों के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, मतलब सब लोग समान हैं, सबके साथ समानता का व्यवहार करना है। आर्टिकल 15 में क्या बोला गया है? 5 चीज़ों के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान के आधार पर, देखो अब इसको टेक्निकल भाषा में लिखते हैं, के आधार पर भेदभाव में निषेध। निषेध मतलब समझते हैं? मना करना। इन 5 चीजों के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, निषेध किया गया है। निषेध का मतलब समझ रहे हैं ना? निषेध का मतलब मना किया गया है, रोक दिया गया है कि 5 चीजों के आधार पर आप भेदभाव
नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आर्टिकल 15 का 6 फेज नंबर 6 पढ़ेंगे, आर्टिकल 15 का 6, तो इसमें आरक्षण की बात की गई है। क्या किया गया है? अब आरक्षण क्या होता है भाई समझिए। विशेष छूट। हाँ, किसी निम्न वर्ग के लोग जो थोड़ा दब गए हैं हमारे समाज में, उनको उभारने के लिए जो उन्हें स्पेशल सुविधा दी जाती है। क्या दी जाती है? स्पेशल सुविधा। स्पेशल सुविधा जो दी जाती है उसी को हम आरक्षण कहते हैं। जैसे समझिए, नौकरी का जब फॉर्म आता है तो लड़के और लड़की दोनों अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए लड़कियों का पैसा नहीं लगता है, उनकी फीस नहीं कटती है, लड़कों की फीस कटती है 200 रुपया 250 रुपया, लड़कियों की नहीं कटती है। ये क्या है? ये है आरक्षण। क्या है? आरक्षण। ऐसा इसलिए किया गया है कि लड़कियां कम से कम फॉर्म तो भरें, नहीं सोचेंगे इतना पैसा लग रहा है कौन भरेगा। मम्मी पापा से कहेंगे मम्मी पैसा लग रहा है फॉर्म भरने के लिए, कहेंगे नहीं भरना। लेकिन अगर कहने की पैसा नहीं लग रहा है, भर दो क्या दिक्कत है, जाएंगे तो जाएंगे, नहीं कोई बात नहीं है। तो ये सब इसलिए दिया जाता है ताकि जो समाज के निम्न लोग हैं, जो बिछड़ गए हैं, वो लोग आगे बढ़े। सोचो, पुराने समय में ऐसे ऐसे कानून बनाए गए थे कि महिलाएं वस्त्र तक नहीं पहन सकती थी, बहुत दुराचार हुआ था। अब उन्हीं सब चीज़ों को आगे बढ़ावा देने के लिए इसे आरक्षण का नाम दिया गया है, जो कि आर्टिकल 15 के नंबर 6 में है। समझ गए ना? आर्टिकल 15 के 6 में क्या बोला गया है? आरक्षण। और आरक्षण का मतलब है भेदभाव। आरक्षण का मतलब, लेकिन हम इस भेदभाव को ऐसा भेदभाव नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं सकारात्मक भेदभाव। आप बताओ, मान लो युद्ध हो जाए, ठीक है, चाइना के साथ, और जब युद्ध हो जाएगा तो पहले लड़कों को भेजा जाएगा कि लड़कियों को? पहले लड़कों को भेजा जाएगा। फिर जरूरत पड़ेगी तो लड़कियों को। अब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हैं लड़कियां भी सेना में है, लड़के भी सेना में है, दोनों को साथ में भेजा जाए। ये क्या मतलब है? हमको भेज देते हैं बलि का बकरा बनाने के लिए। तो यहाँ पर बात ये है, देखो लड़कियां चाहे जितना स्ट्रांग है, लेकिन फिजिकली रूप से उतना स्ट्रांग नहीं हो सकती है जितना लड़के हो सकते हैं। मेंटली मान लेते हैं कि स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं हो सकती है किसी भी स्थिति में। समझ गए ना? और ऐसी स्थिति आप देखते हैं कि एक लड़की चाहे जितना अपने आप में डिपेंडेंट हो, लेकिन घर से बाहर निकलने में वो थोड़ा डरती है। लेकिन लड़का उसको रात में बेल तो परेड के साथ चला जाएगा, चलो चलते हैं घूमने, उसको कोई दिक्कत नहीं है। समझ? हाँ, ये कह रहे थे वो सब पूरे परेड रहते हैं। तो देखो भाई, आर्टिकल 15 में जो आरक्षण की बात की गई है वो एक भेदभाव है, और भेदभाव कैसा है? सकारात्मक भेदभाव। समझ गए ना? अगला आर्टिकल चले। राज्यों को लिए भी दिया जाता है। बिल्कुल, राज्यों के लिए दिया जाता है। राज्यों के लिए अलग आर्टिकल आएगा ना, इसी में सब दे दोगे। आर्टिकल नंबर 16। तो आर्टिकल नंबर 16 में क्या कहा गया? ध्यान से सुनिए। आर्टिकल नंबर 16 में कहा गया है कि जब भी नौकरी का फॉर्म निकलेगा, हर व्यक्ति के पास अधिकार होगा कि उस फॉर्म को भर सकता है। जैसे नौकरी का फॉर्म निकलता है, अगर आप क्राइटेरिया पूरा करते हैं, क्राइटेरिया पूरा करने का मतलब वो बता दिया है कि अगर आप हाई स्कूल पास हैं तभी फॉर्म भर सकते हैं। ये मत कहना कि नहीं हम तो 8 पास हैं, हमारे साथ भेदभाव किया गया। ये भेदभाव नहीं है, ये क्राइटेरिया का आप उल्लंघन कर रहे हैं। तो क्राइटेरिया अगर आप मतलब क्राइटेरिया को पास किए हैं तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। समझ गए कि नहीं? तो जब भी नौकरी का फॉर्म निकलेगा, हर व्यक्ति को फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर नियोजन के लिए समान अवसर, नौकरी को नियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? नियोजन। तो आर्टिकल 16 में बोला गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक मतलब होता है जनता, और नियोजन का मतलब नौकरी। जब भी नौकरी का फॉर्म निकलेगा, हर व्यक्ति के पास अधिकार होगा कि वो उस फॉर्म को भर सकता है। बाकी आप क्वालिफाई करो या ना करो, उससे मतलब नहीं है। समझ गए ना? तो आर्टिकल 16 में क्या बोला गया? लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब यहाँ पर इसको समझ लीजिए, नहीं तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो, लोक नियोजन का मतलब, लोक का मतलब होता है जनता, जनता, और नियोजन का मतलब होता है नौकरी। जब भी नौकरी का फॉर्म निकलेगा तब जनता को अवसर दिया जाएगा, और वो भी कैसा अवसर? समान अवसर। ये नहीं कि केवल इसी जाति के लोग फॉर्म भर सकते हैं और कोई जाति वाले फॉर्म नहीं भरेंगे। तो आर्टिकल 16 में क्या बोला है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। देखो 15 को याद करना है कि इसमें 5 है, तो 5 चीजों के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। 16 को याद कैसे करेंगे? सोचो कि 16 साल के जब आदमी हो जाए, मतलब 16 साल के ही हो जाओ, तो अपने मन में एक ले लो प्रण कि हम
अभी से नौकरी की तैयारी शुरू कर BCS दें। करें। सोचो 16 साल में ही आप प्रण ले लिया कि हम नौकरी करेंगे तो नौकरी मिल जाएगी। अब 20-25 साल के हो गए, पता ही नहीं कि क्या करना है, तो नौकरी थोड़ी ना मिलेगी। तो 16 साल में ही हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें कौन सी नौकरी लेनी है। ठीक है, तो 16 में क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। और नियोजन का मतलब क्या है, नौकरी। तो कह सकते हैं ये भी कि नौकरी में अवसर की समानता। समझ गए ना। आर्टिकल 16 में क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 17। अब आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 17 कहता है कि कोई किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं करेगा, छुआछूत का अंत। लेकिन इसे संविधान की टेक्निकल भाषा में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। मतलब कोई भी छुआछूत नहीं करेगा। छुआछूत का मतलब कि ये नहीं कि तुम इस धर्म के हो, तुम तो अछूत हो, हम तुम्हारे बगल में नहीं बैठेंगे। तुम इस जात को मानने वाले हो, तुम नीच हो, तुम्हारे बगल में नहीं बैठेंगे। तुम लड़की हो, तुम्हारे साथ नहीं बैठ के पढ़ेंगे। ये कोई ऐसा वैसा अगर करता है तो समझ लीजिए वो छुआछूत कर रहा है। आर्टिकल 17 कहता है कि छुआछूत का अंत कर दिया गया। सुनो, अब ये सब विशेष प्रावधान क्यों बनाया गया है पता है? आप अपने दादा दादी से पूछना कि उनके समय में कितना छुआछूत हुआ करता था। कोई गांव का अगर निम्न जाति का आ जाता था ना, लोटा छू लेना, पानी नहीं पीते थे। कोई नल पे, अभी भी गांव में कहीं कहीं है, वहीं बता, हाँ कहीं वहीं बैठो। तो ये छुआछूत है ना। सोचो भाई, क्या वो आदमी नहीं है, आदमी है ना, हर चीज वही है, लेकिन छुआछूत किया जाता था। इसीलिए सख्ती से आर्टिकल 17 में इसे डाला गया, कहा गया कोई भी छुआछूत नहीं करेगा। समझ गए ना। तो आर्टिकल 17 में क्या है, छुआछूत का अंत, मतलब अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और अगर कोई छुआछूत करता है तो उसके लिए भी कानून बनाया गया है। अब छुआछूत का मतलब ये नहीं कि आपके घर कोई गया है और आपने छुआछूत कर दिया, ऐसा नहीं। व्यापक पैमाने पर अगर कहीं पर ऐसा होता है तो ये बात जाती है। अब कोई आपके घर कर दे छुआछूत, आपको कह दे नहीं तुम वहीं पर बैठे रहो, हम यहाँ पर बैठेंगे। अब आपके पास उतना पैसा ही नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सके, क्या जाएंगे? नहीं जाएंगे आप। लेकिन जब कोई चीज़ बड़े पैमाने पर हो जाती है, मूल अधिकार का हनन हो जाता है, तब ये मामला कोर्ट में जाता है। अब सोचो आपके गाँव में कोई बड़ा आदमी है, ठीक है, और आप बहुत कमजोर, बहुत गरीब हैं, उसने आपके साथ छुआछूत कर दिया, तो क्या आप इस मामले को कोर्ट में लेकर जाएंगे? आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी, आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। एक बार डरा देगा ना कि रास्ते में उठा लेंगे, हिम्मत नहीं पड़ेगी। जहाँ सम्मान पे आएगी वहाँ कर सकते हैं। समझ गए ना। तो लेकिन अगर ये बात बड़े पैमाने पर आती है विद्यालय जैसे, तो जान लो फिर ये बड़ा मामला हो जाएगा। तो आर्टिकल 17 में कहा गया है कि छुआछूत का पूरी तरह से अंत कर दिया जाए, और इसे कहा गया कि अस्पृश्यता का अंत। क्या कहा गया है? अस्पृश्यता का अंत। समझ गए ना। इसके बाद अगला देखते हैं, क्या हुआ? लाइसेंस यहाँ नीचे पे। अब अधिकार का हनन करता है मेरे को, मैंने तो देखो इधर आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं ले सकता है। पहले क्या होता था, पुराने समय में जो लोग थोड़ा ठीक ठाक रहते थे उनको अंग्रेज लोग एक से उपाधि दे दिए थे, सर, खानजादा, राय बहादुर, नाइटहुड, ऐसे बहुत सारी उपाधि दे दी है। अब जब उपाधि पा जाते थे ना, वो अपने आप को अलग ही मानते थे, एकदम ऐसे करके चलते थे, ऐसे कि हम तो अलग हैं, हमारे जैसा कोई नहीं दुनिया में। तो जिसको अगर उपाधि दे दी जाती थी वो ऐंठने लगता था, उसको लगता कि हमारे जैसा कोई दूजा नहीं है, हमारे जैसा कोई नहीं है, वो अपने आप को एकदम अलग ही मानने लगता था। तो आर्टिकल 18 में कहा गया कि अच्छा ये सब हुआ है कांड, तो कोई बात नहीं। आर्टिकल 18 में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं रख सकता है। इसे कह सकते हैं उपाधियों का अंत। क्या कहेंगे? उपाधियों का अंत। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं ले सकता है। तो आर्टिकल 18 में कहा गया उपाधियों का अंत। जैसे बहुत सारी उपाधियां दी जाती थी और सारी की सारी उपाधियों को क्या कर दिया गया? समाप्त। अच्छा आप लोग बताइए, ये उपाधियां क्यों दी जाती थी? भाई उनको उपाधि दी गई थी ना, क्यों दी जाती थी? कुछ अच्छा काम करते रहे होंगे ना, कुछ अच्छा काम करते थे तभी उनको उपाधि दी जाती है। अब बताओ कोई अच्छा काम करेगा तो उसे उपाधि ही नहीं मिलेगी। अब कैसे अच्छा काम करेगा आदमी? तो सुनो 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 पहले, अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसे उपाधि नहीं दी जाएगी, उसे पुरस्कार दिया जाएगा। जैसे भारत रत्न,
पद्म भूषण, पद्म विभूषण, बहुत सारा पुरस्कार दिया जा सकता है। समझ गए कि नहीं? तो उपाधि नहीं दी जाएगी, इसके बदले में क्या दिया जाएगा? भारत रत्न दिया जाएगा, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मतलब पुरस्कार दिया जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो आर्टिकल 18 के तहत ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हल्के में मत लेना कि जो भारत रत्न दिया जाता है ये किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है? आर्टिकल 18, क्योंकि उपाधि तो दी नहीं जाती, तो इसके बदले में क्या दिया जाता है? पुरस्कार। समझ गए ना? तो भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं आर्टिकल 18 के तहत दिए जाते हैं। समझ गए कि नहीं? अब आर्टिकल 18 के तहत दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दो चीजों में कहा गया है कि ये कोई उपाधि नहीं। जैसे आप टीचिंग के क्षेत्र में जाते हैं, सॉरी टीचिंग कह रहे हैं, शिक्षक, एजुकेशन के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में जाते हैं, या आप आर्मल्ड क्षेत्र में जाते हैं, आर्मल्ड मतलब सैन्य क्षेत्र में जाते हैं, चाहे आप एजुकेशन वाले क्षेत्र में जाएं चाहे सेना वाले क्षेत्र में जाएं, यहाँ पर आपको रैंक दिया जाता है। क्या दिया जाता है? रैंक। जैसे अगर कोई व्यक्ति पीएचडी कर ले तो पीएचडी करने के बाद उसके नाम के आगे एक उपाधि लग जाती है डॉक्टर की। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या वो लोग डॉक्टर थोड़ी ना होते हैं? क्या आप लोगों को लगता है डॉक्टर होते हैं सुई लगाना सीख गए? डॉक्टर नहीं होते, वो अपने विषय के डॉक्टर होते हैं। मतलब इतना चीड़-फाड़ कर दिए होते हैं अपने सब्जेक्ट का कि उस सब्जेक्ट के क्या बन जाते हैं? डॉक्टर बन जाते हैं। समझ गए ना? तो डॉक्टर की मतलब डॉक्टर दिया लगेगा। और एक आर्मल्ड वाले में देखो, जैसे मान लो कोई बहुत बड़े पद पर चला गया, एक मूवी देखे होंगे तिरंगा वाली, तिरंगा वाली मूवी में कौन था हीरो? ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ना, तो उनके नाम के आगे क्या लगा हुआ था? ब्रिगेडियर। किसी के नाम के आगे लगा रहता है जनरल, डिप्टी, बहुत सारा नाम लगा होता है ना। तो एजुकेशन और आर्मल्ड वाले में आपको रैंकिंग दिया जाएगा, ठीक है? नहीं तो सोचो इसमें भी समाप्त कर दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज और समझनी है, आर्टिकल 17 में बोला है कि छुआछूत नहीं कर सकते। अब मान लो किसी के बहुत भयंकर बीमारी है, खुजली हो गया, दाद हो गया है एकदम, अब वो आके आपके चपक जाए, कह दे तुम हमसे छुआछूत नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 17 कहता है कि कोई छुआछूत नहीं कर सकता। अब बताओ क्या आप छुआछूत कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। बीमारी के समय पर आप छुआछूत कर सकते हैं। जैसे मान लो कोरोना है तो कोई कहे नहीं तुम हमसे छुआछूत मत करो, तुम्हारे हम चपकेंगे तो हम उठा के पटकेंगे। समझ गए ना? आर्टिकल 17 में छुआछूत के लिए रोका गया है, धर्म, जाति, लिंग इन सब के आधार पर। ये नहीं कि किसी को बीमारी हो जाए ऐसे करके खांस रहा है, कह दो बगल में बैठे तुम देखते रहो क्या निकल रहा है, लपक के खींच लो, ऐसा नहीं करना है। तो आर्टिकल 17 में क्या बोला गया है? छुआछूत का अंत, लेकिन बीमारी के समय में छुआछूत किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर आपको समझना है, देखो मैंने आपको पढ़ाया आर्टिकल 14। अच्छा इसको पहले नोट करो, सब नोट करो जल्दी से, इरेज कर रहे हैं। आया था मेरा एक बारी गलत, पुरस्कार किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया जाता है? तो मैंने आपको कितना आर्टिकल पढ़ाया? देखो 12-13 का इससे संबंध नहीं है। आर्टिकल 14 देखते हैं। बताओ आर्टिकल 14 में क्या बोला गया है? विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून की नजर में सब लोग कैसे हैं? समान है। आर्टिकल अगर 15 पढ़ेंगे तो कहा गया कि 5 चीजों के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सभी लोग कैसे हैं? समान है। इसमें भी समानता की बात बोली गई। आर्टिकल नंबर 16 में बोला गया है कि जब भी नौकरी का फॉर्म आएगा सबको समान अवसर दिया जाएगा। कैसा अवसर दिया जाएगा? समान अवसर दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 17 में बोला गया है कि कोई भी किसी के साथ छुआछूत नहीं करेगा, क्योंकि सब लोग एक जैसे हैं, सब लोग समान हैं, सब लोग हमारे भाई बहन हैं। तो आर्टिकल 17 में भी समानता की बात बोली गई। आर्टिकल 18 में बोला गया है कि कोई अपने आप को तुर्रम खाना समझे, किसी को किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी, क्योंकि सब लोग कैसे हैं? समान है। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान से, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक कौन सी बात की गई? समानता। तो ये हमारा पहला मूल अधिकार है। कौन सा मूल अधिकार है? पहला मूल अधिकार है, और इस मूल अधिकार का नाम है समता या समानता का मूल अधिकार। समता या समानता का मूल अधिकार, समझ गया ना? ये पहला मूल अधिकार है। मैंने आपको बताया था कि संविधान के प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, बाद में इसकी संख्या 6 हो गई। तो 6 में से ये पहला वाला मूल अधिकार है। कौन सा? समता या समानता का मूल अधिकार। समझ गए कि नहीं? आप अगले दिन पढ़ाएंगे आपको इसका अगला मूल अधिकार, ठीक है?